हेलो स्टूडेंट्स, जियो बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कल हमने पढ़ा था फॉरेस्ट और उसका सिग्निफिकेंस। आज के हमारे टॉपिक्स हैं स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, डिफोरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमारा पहला टॉपिक है स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? तो स्टेक होल्डर वो होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट को या फिर किसी अन्य जो मतलब कोई और जो थिंग है उसको कंजर्व करना चाहता है। तो स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं पीपल्स और कंपनीज हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट इन ए थिंग। वो पीपल या कंपनी जिनका किसी एक कॉमन थिंग के अंदर इंटरेस्ट है उनको बोला जाता है स्टेक होल्डर्स। फॉरेस्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो है लोकल पीपल्स, गवर्नमेंट, उसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर नेचर इंथुसियास्ट। लोकल पीपल जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। अपना फूड, फोडर या फिर जो भी उनका शेल्टर है वो सारी की सारी चीजें उनकी जो आती है वो फॉरेस्ट से आती हैं। इसलिए बोला जा सकता है कि जो लोकल पीपल है वो फर्स्ट स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट के लिए। गवर्नमेंट जो है, कोई भी फॉरेस्ट हो वहां की गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है, कंट्री की जो इकोनॉमी वो फॉरेस्ट से आ रही है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो अपनी कंपनीज को चलाने के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे स्पाइसेस इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, उसके अलावा टिम्बर इंडस्ट्री। ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं फॉरेस्ट के। नेचर इंथुसियास्ट जो होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं। जैसे अगर बात करें कि पहले आया था कि सेव द टाइगर, देन सेव द एलिफेंट, क्रोकोडाइल। तो ये सब जो था अगर डायरेक्टली फॉरेस्ट को अगर कंजर्व किया जाए तो टाइगर हो या एलिफेंट, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डायरेक्टली कंजर्व हो सकता है। तो ये है चार स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। उसके बाद है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। मतलब आपने फॉरेस्ट को कट कर दिया है अपनी जो कंप्लीट थिंग्स है या फिर अपनी जो भी डिजायर्स है उनको पूरा करने के लिए। डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, इसको बोला जाता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का जो मेन रीजन है वो है लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जो शेल्टर है, फूड या फोडर है, उन सबको प्रोवाइड करने के लिए हम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है जो कि जितना भी हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं, माना कि इंडस्ट्रीज जो है उनसे इकोनॉमी जो है किसी भी कंट्री की वो बढ़ती है, बट आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके अगर इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना चाहते हैं तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा उससे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगे। तो डिफोरेस्टेशन के मेन कारण यही है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था वो आया था 1927 में।
उसके बाद आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, in 1980, then National Forest Policy, in 1988. According to National Forest Policy, हमारे पास टोटल जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए इंडिया के अंदर वो कितना होना चाहिए, उसके बेसिस पे 33% जो प्लेन एरिया है वो कवर अप होना चाहिए फॉरेस्ट से, और 67% हिल रीजन, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ये कहा गया था। उसके अलावा फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, तो उसमें है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि बेयर लैंड को या फिर अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया को फॉरेस्ट के अंदर कवर कर देना। कन्वर्जन ऑफ बेयर और अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू फॉरेस्ट, तो इसको बोलते हैं एफोरेस्टेशन। उसके अलावा किया जा सकता है रीफोरेस्टेशन। रीफोरेस्टेशन का मतलब है पहले कोई फॉरेस्ट था जिसका डिफोरेस्टेशन किया गया, डिफोरेस्टेशन के बाद वो एरिया को दोबारा से फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीफोरेस्टेशन। कन्वर्जन ऑफ deforested land into forest, इसको बोलते हैं रीफोरेस्टेशन। तो इन तरीकों से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है। उसके अलावा है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ होता क्या है, तो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है द नेचुरल हैबिटेट of a living organism किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो उसकी वाइल्ड लाइफ होती है। वाइल्ड लाइफ जो है वो कंजर्व करती है मैनी स्पीसीज, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एनिमल्स, प्लांट्स की काफी सारी स्पीसीज हैं। नेचर को बैलेंस मेंटेन करने के लिए, नेचर्स बैलेंस, या हम कह सकते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए वाइल्ड लाइफ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइल्ड लाइफ को काफी सारे थ्रेट्स हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन है। अगर डिफोरेस्टेशन किया गया तो वहां की जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, जो वहां के एनिमल्स या प्लांट्स की जो नेचुरल हैबिटेट है, वो सारा का सारा जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से वो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं। तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। उन स्पीसीज को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए हमारे पास यहाँ पे रेड डाटा बुक मेंटेन की जाती है स्विट्जरलैंड में, IUCN के द्वारा। रेड डाटा बुक, इसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं कि कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है या फिर कौन सी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जिनको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं।